सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हमने किया था जो ध्रुव स्वामिनी नाटक था उसका प्रथम अंक कंप्लीट कर लिया था और आज हम द्वितीय अंक शुरू करेंगे। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक द्वितीय अंक आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसकी जो कथानक है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। बच्चे, हमने पढ़ लिया था कि जो ध्रुव स्वामिनी है उसको सकराज ने संधि के द्वारा रामगुप्त से मांगा है और रामगुप्त भय के मारे, जो कहने को तो बहुत बड़े साम्राज्य का राजा है और पूरे भारत को जीतने के उद्देश्य से निकला है विजय यात्रा लेकर, लेकिन वहां सकराज के संधि पत्र को देखकर, दोनों तरफ से सकराज से घिरा हुआ है और उसके संधि पत्र को देखकर अपने साम्राज्य की जो महादेवी है ध्रुव स्वामिनी और सामंतों की जो पत्नियां हैं उनको भेजने के लिए हम भी भर देता है। उधर उसके उस स्वभाव को देखकर जो ध्रुव स्वामिनी है वो काफी नाराजगी और गुस्सा प्रस्तुत उसके सामने करती हैं कि आप किस प्रकार की क्लीव हैं। क्लीव शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था कि आप नामर्द हैं, आप पुरुष कहलाने के योग्य नहीं हैं। तभी वो शम को यानी कि आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत करती है। तभी वहां पर कौन आ जाता है? चंद्रगुप्त आ जाता है और शिखर स्वामी और जो रामगुप्त है वो वहां से चले जाते हैं। फिर चंद्रगुप्त वहां पर खुद ध्रुव स्वामिनी के यानी कि अभिनय में जाने के लिए तैयार हो जाता है और सामंत कुमारों को भी स्त्रियों का वेश धारण करवा के अपने साथ ले जाता है। साथ में ध्रुव स्वामिनी चलने के लिए बोलती है, चंद्रगुप्त उसको मना करता है, लेकिन फिर भी आखिर ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और सामंत कुमार स्त्री के वेश में सकराज के शिविर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां से हम आगे पढ़ेंगे और जहां से द्वितीय अंक शुरू होता है यहाँ से सकराज के शिविर का चित्रण शुरू हो जाता है। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों का एक दालान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियां, उस शिविर का चित्रण है कि दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभे खड़े हैं, दालान का मतलब आंगन और बीच में छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन है। कश्मीरी खुदाई की हुई है और बढ़िया एक लकड़ी का सिंहासन वहां पर रखा हुआ है। बीच में दो खंभे खुले हुए हैं और दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह है जिसके दोनों ओर क्यारियां और उनमें दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी हुई दिखलाई दे रही है। यानी कि अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो सकराज का शिविर है उसका चित्रण पढ़ रहे हैं और तभी वहां पर कौन आ जाती है? कोमा। कोमा एक नया पात्र आया है आपके लिए। कौन है ये? सकराज के पास रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम है कोमा। धीरे धीरे पौधों को देखते हुए प्रवेश करती है। वो शिविर के अंदर आती है कोमा, वहां प्रवेश करके कहती है, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल लेती है। किन के बारे में कह रही है? जो उस शिविर के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं उनके विषय में कहती है कि इन पौधों को रोज सींचना पड़ता है, नहीं तो ये कैसे हो जाते हैं? रूखे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। इनकी सुंदरता है, जो सौंदर्य का मतलब इनकी जो सुंदरता है वो उसके ऊपर आवरण पड़ जाता है। आवरण का मतलब पर्दा, पर्दा पड़ जाता है रुखाई का और मैलेपन का। देखकर आज तो इसके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं। और फिर वो देखती है और कहती है कि आज तो इसके जो पत्ते हैं वो भी धुले हुए नहीं हैं। इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर भी रह गए हैं। इनके फूल है जो वो खिलकर ऐसे के ऐसे मतलब मुरझाए हुए से होकर रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने को मानो इन्हें बल नहीं है। इनमें बल नहीं है का मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इन पौधों के अंदर खिलखिलाकर हंसने के लिए जैसे हिम्मत ही ना रही हो। सोचकर ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं कि फिर वो अपने आप मन ही मन सोच रही है। वो कहती है कि कई दिनों से जो महाराज है यानी कि जो सकराज है वो युद्ध विग्रह के अंदर लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई हूँ और मैं भी इधर देखने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर इनकी चिंता कौन करता? कि कौन इनको कहता कि इन पौधों को धो दीजिए? मेरे और महाराज के अलावा इनकी देखभाल करने वाला या इनकी देखभाल करने के लिए कहने वाला कोई नहीं है। ऐसा कौन कहती है? कोमा अपने मन ही मन सोच रही है। फिर
उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कहा था। फिर वो अपने आप मन ही मन कह रही है कि मैंने अपने जो काम करने वाले हैं उसके दरबार में मैंने उनको कहा था कि आप यहाँ पर 2 मंच और रख दीजिए, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? पर सुनता ही कौन है? सब जैसे रक्त के प्यासे हैं, कि सब है ना खून के प्यासे हो गए हैं, कोई एक बार कहने से काम ही नहीं करता है। प्राण लेने और देने में पागल, यानी कि जो भी जितने भी शिविर के अंदर रहने वाले हैं केवल युद्ध के बारे में सोचने वाले हैं, प्राण लेने और देने के लिए पागल है। वसंत का उदास और अलस पावन आता है, तभी बसंत के महीना है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण का चित्रण हो रहा है नाटक में। साथ के साथ अलस का मतलब आलसी बना देने वाली जो हवा है वो चल रही है, चला आता है, और कोई उस स्पर्श से परिचित ही नहीं है। वसंत का जो हवा है, उसका जो प्रभाव है मौसम का, उसके स्पर्श से वो कहती है कि शिविर के अंदर रहने वाले उसके स्पर्श से कोई परिचित ही नहीं है। सभी को किसकी पड़ी हुई है? मरने और मारने की पड़ी हुई है। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। वो कहती है, कोमा मन ही मन सोचती है कि क्या ये वास्तविक जीवन यही है, बस जीतना हारना, लड़ाई झगड़ों के लिए उत्सुक रहना हमेशा। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है, तभी वो सीढ़ी पर बैठती है और सोचने लगती है। पढ़ने प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। वो कहती हैं कि जब सामने से आंखों पर बहुत तेज यदि प्रकाश, तीव्र का मतलब तीव्र आलोक, आलोक का मतलब प्रकाश, तीव्र का मतलब तेज, तेज प्रकाश। देखो तुम्हें भी जैसे कोई डायनामाइट आया, बिजली कड़कड़ाए, बहुत तेज प्रकाश यदि आपकी आंखों के सामने पड़ेगा तो आपको सामने की चीजें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। वही बात ये कह रही है कि प्रणय या प्रेम जब सामने से बहुत तीव्र आलोक प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, कोई भी प्रकाश उत्पन्न करने वाली कोई भी लाइट हमारी आंखों के सामने आती है तो सामने की वस्तुएं हैं जो वो और भी अधिक स्पष्ट हो जाती हैं, यानी कि वो अच्छे प्रकार से नहीं दिखाई देती है। अपनी ओर कोई भी प्रकाश की किरण नहीं है, और अपनी ओर कोई भी प्रकाश की किरण नहीं हो, तब तब वही, केवल वही हो पागलपन। ये वही पागलपन है, भूल है, दुख मिले। प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना और उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर होता है। कि यदि प्रेम करने का मौसम जो बसंत ऋतु का मौसम होता है, प्रेम करने का मौसम होता है, प्रेम की ऋतु होती है, इसमें चूकना और सोच समझकर चलना दोनों बराबर है। यानी कि जो प्रेम होता है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरल एक व्यवहार है, व्यक्ति का हृदय का ऑटोमेटिकली व्यवहार होता है, जो उस वातावरण के प्रभाव से प्रभावित होता है। या सोच समझकर चलना प्रेम के मार्ग पर, ये दोनों एक जैसी बातें हैं। सुना है दोनों ही संसार के चतुर की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं, पर तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है? फिर वो गीत गाने लगती है कि तू किसको अच्छा समझती है, जो सोच समझ कर चलते हैं, या फिर जो उस मौसम को ही चूक जाते हैं, उसका मजा ही नहीं ले पाते हैं, या उसको ऐसे ही बिता देते हैं। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूट पीले, घूट भर पी लूं तो रस तू है लाया। यौवन, यौवन का मतलब जवानी की, जवानी तेरी चंचल छाया है, और एक समय आता है मन करता है कि बैठकर घूट पी लूं, तो इसके अंदर रस, मजा, जो राग है वो लेकर आया है। मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे इस शरीर रूपी प्याले के अंदर तू कब आकर, छली, छली का मतलब धोखेबाज यौवन, तू कब आकर मेरे इस शरीर रूपी प्याले के अंदर कब समा गया है, मुझे पता ही नहीं चला। छली का मतलब धोखेबाज। जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, तो जीवन रूपी बंसी के अंदर न जाने कब इन छिद्रों के अंदर स्वर बनकर लहरा रहा है। बंसी में से आवाज आती है ना, मधुर मधुर, तो ऐसे ही मेरी जीवन रूपी बंसी के छिद्रों में से तू स्वर बनकर लहरा रहा है। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। पल भर रुकने वाले किसको कह रही है? पल भर रुकने वाले, ये पल भर रुकने वाले कह रही है यौवन को, यानी कि जवानी को। यौवन को कहती है पल भर रुकने वाले, क्योंकि यौवन कुछ समय का होता है, कुछ सालों का होता है और चला जाता है। पथिक का मतलब यात्री, कि जो यौवन होता है वो किसकी भांति होता है? यात्री की भांति होता है। वो कुछ समय के लिए शरीर में आता है, न जाने कहाँ से आता है और न जाने कहाँ चला जाता है। ऐसा गीत गाती है कोमा। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। सकराज का प्रवेश, और तभी वो वहां पर बैठी हुई इस प्रकार की बातें अपने मन ही मन सोच रही है, और तभी वहां पर कौन आ जाता है? सकराज। हाथ में लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह से खड़ा हो जाता है जिससे कोमा को नहीं देखता। वो परेशान है, चिंतित है, और वो कोमा को भी नहीं देख पा रहा है। इस प्रकार की अवस्था यहाँ पर सकराज की चित्रित की गई है।
सकराज, खिंगिल खिंगल, खिंगल अभी नहीं आया है। मन ही मन सोच रहा है कि खिंगल अभी नहीं आया। खिंगल एक नया पात्र आया है, आप अभी इसे नहीं जानते। पता है कौन है ये वही व्यक्ति है जो रामगुप्त के पास संधि पत्र लेकर गया था, वही है खिंगल। कि खिंगल जो संधि पत्र लेकर गया था वो अभी तक नहीं आया है। क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया होगा? क्योंकि कई बार क्या होता है, जिसे संधि करनी होती है, यदि हाँ भी करनी होती है तो हाँ करके दूत को वापस भेज देते हैं, और कई बार क्या करते हैं, उसको बंदी बना लिया जाता है। तो उस मन ही मन सोच रहा है कि क्या खिंगिल को बंदी तो नहीं बना लिया उन लोगों ने। फिर आगे सोचता है, यदि वे अंधे नहीं हैं, कि यदि वो अंधे नहीं है, बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है, तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी हुई विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। खड़े सिर पर खड़ी विपत्ति का मतलब कि मैं उनको दोनों ओर से उनके शिविर को घेर चुका हूँ, मैं उनके लिए एक समस्या की भांति हूँ, विपत्ति की भांति हूँ, तो उन्हें मैं समस्या रूपी सकराज उन्हें दिखाई देना चाहिए। सोचकर विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है। फिर मन ही मन अपने आपके मन में ही मन में सोच रहे सकराज की केवल विपत्ति मैं ही तो उन्हीं पर तो नहीं है, मेरे ऊपर भी है, क्योंकि हम लोग भी तो रक्त की नदियां बहानी पड़ेगी। कि उनको ऐसे थोड़ी जीत लेंगे, क्योंकि बहुत बड़े साम्राज्य का राजा है रामगुप्त, की रक्त की नदियां तो हमारे यहाँ से भी बहनी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो जाता है, उसका मन है जो चंचल हो रहा है। कभी वो सोच रहा है कि हाँ मैं उनको जीत लूंगा, कभी सोचता है कि युद्ध होगा, कभी सोचता है कि नहीं खिंगला जाएगा। इस प्रकार से उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते रहते हैं। तो बैठ जाऊं इस एकांत में, फिर सोचता है कि क्या इस एकांत में बैठ जाऊं, अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। फिर वो कर रहा है कि अपने बिखरे मन को इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी हो जाती है उसे देखकर, अरे कोमा कोमा। जब उसको इधर उधर आता है तो कोमा उसको देख लेती है, और उसको आया हुआ देख कर, क्योंकि जो सकराज है वो महाराज है। कोमा खड़ी हो जाती है और कोमा की ओर देखकर फिर कहता है, अरे कोमा, जैसे उसे उसने है ना अभी कोमा को देखा हो, इस प्रकार का बिहेव जो सकराज है करता। कोमा, हाँ महाराज क्या आज्ञा है? सकराज उसे सनिग्ध भाव से देकर, सनिग्ध का मतलब प्यार भरी नजरों से देकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कि तुम तो मेरी प्रेयसी हो, तुम मेरी प्रेमिका है, तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा। तुम रूठी हुई सी, तुम नाराजगी से क्यों मेरे साथ बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे कब मिला है? अब कोमा कहती है कि रूठने का सौभाग्य मेरा कहाँ है, कि मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, मैं आपसे कैसे रूठ सकती हूँ। वो स्वयं को उनकी प्रेमिका न मानकर एक दासी के रूप में स्वीकार करती है। वो कहती है कि आपने मुझे इतना अधिकार ही कहाँ दे रखा है कि मैं आपसे रूठ जाऊं। सकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्य मनसक होना स्वाभाविक है। फिर सकराज अपनी ओर से इसको स्पष्टीकरण करता हुआ कहता है कि आजकल मैं ऐसी भीषण परिस्थितियों के अंदर फंसा हुआ हूँ, उसमें अन्य मनसक का मतलब अन्य स्थान पर मेरा जो दिमाग है, मन है, उसका होना स्वाभाविक ही है। तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए, तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हें वैसे ही अनदेखा नहीं कर रहा हूँ। मैं काफी परेशान हूँ, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति हो सकती है, युद्ध हो सकता है, इसलिए मेरी ऐसी अवस्था है, और तुम्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। तुम्हें भी इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं है? फिर कोमा कहती है कि आपकी जो ये बुरी बुरी चिंताएं, आप इतने परेशान हैं, तो आप मुझे अपनी परेशानी का साथी नहीं बना सकते? यदि आप मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं, मुझे इतना ही अपना समझते हैं, तो आप मुझे अपनी समस्याएं सुना सकते हैं। मुझे उसे अलग रखने में क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? कि मुझे अपनी समस्या ना सुनाकर क्या आपकी जो परिस्थितियां हैं वो अधिक सरल हो रही हैं? अर्थात कोमा एक सच्ची प्रेयसी है। वो कहती है कि मैं यदि आपकी पत्नी हूँ, यदि मैं आपकी महारानी हूँ, तो आपको मुझे हर समस्या में शरीक करना चाहिए, या हर समस्या मेरे साथ शेयर करनी चाहिए। सकराज, तुम्हारे हृदय में उन दुर्भावनाओं को ढालकर व्यथित नहीं करना चाहता। अब जो सकराज है वो भी अपना स्नेह कोमा पर दिखा रहा है कि मैं इन बुरी भावनाओं में, मैं इन बुरे विचारों के अंदर तुम्हें परेशान, व्यथित का मतलब परेशान, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है, कि या तो मुझे जीना है तो इस ढंग से जीना है, जीवन और मरण में से एक ही मुझे चॉइस करनी होगी। कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। कोमा कहती है कि प्रश्न खुद आपके सामने नहीं आए हैं, आपने खुद अपने जीवन में प्रश्नों को उठाया है, अपने आप प्रश्न किसी के जीवन में सामने नहीं आया करते। मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है, और जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास
मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उसे उदासीन न होना चाहिए। महाराज को माँ उनको समझाती है कि आपको क्या आवश्यकता है उनके साथ युद्ध करने की, वो इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट हैं, तो आप इस प्रकार के काम ना कीजिए। आपने खुद आपके सामने समस्या उत्पन्न की है। मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य खुद अपने जीवन के लिए उपयोगी समझता है, उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। क्यों? क्योंकि उन प्रश्नों को खुद खड़ा करता है। मनुष्य मकड़ी के झाले की भांति है। क्या कहती है? मनुष्य मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप को उस जाला बुनता है, यानी कि समस्याओं को खड़ा करता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य के लिए मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है कि आदमी खुश रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसे उदासीन न होना चाहिए महाराज। उसे इसलिए उस मनुष्य को परेशान नहीं होना चाहिए। सकराज, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है कि मेरा ऐसा सौभाग्य है, मेरा ऐसा दुर्भाग्य है, तो मनुष्य की किसका कमजोरी की निशानी है। मैं तो पुरुषार्थ को ही अपना नियामक समझता हूँ। मैं चाहता हूँ, सकराज कहता है कि मैं चाहता हूँ कि केवल मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, केवल कर्म करने चाहिए। सौभाग्य दुर्भाग्य अपने आप, जो पुरुषार्थ है वो अपने आप खींच लाता है, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। यानी कि मनुष्य का काम क्या है? केवल कर्म करने पर फोकस रखना चाहिए। आगे सौभाग्य आएगा दुर्भाग्य होगा वो तो पुरुषार्थ के ऊपर ही निर्भर करता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था, कोमा मैं भी दिग्विजय के लिए नहीं निकला था, कि मैं कोई सोच समझकर कोई टारगेट करके इस प्रकार से नहीं निकला था। कोमा, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते हैं। क्या कहती है कोमा? कि संसार का ये नियम है, यदि आपके सामने कोई महान व्यक्ति खड़ा हो तो उसके सामने विनम्र भाव से, सॉफ्ट स्वभाव के साथ उस उपद्रव को, जो समस्या आपके जीवन में आई हुई है, आप उसको नष्ट कर सकते हैं। कि हमेशा क्या करना पड़ता है कि जो आपसे शक्तिशाली यदि आपको दिखाई दे तो उसको विनम्र स्वभाव के साथ भी उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। सकराज, यही तो मुझसे नहीं होता। अब सकराज कहता है कि ये मुझसे नहीं होता, अर्थात मैं किसी से विनम्र व्यवहार, विनम्र स्वभाव के साथ बात नहीं कर सकता। कोमा, अभाव में लघुता में, अभाव में मतलब कमी जिसमें हो, लघुता का मतलब छोटेपन में, मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे। कि जब आप उनसे छोटे हैं, आप स्वीकार करते हैं, तो आप अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय क्यों करते हैं? अभिनय का मतलब नाटक क्यों करते हैं? तो क्या अच्छा नहीं है? अगर आप ऐसा अभिनय ना करते कि मैं भी बहुत शक्तिशाली राजा हूँ, ऐसा अभिनय ना करते तो क्या अच्छा नहीं होता? सकरात चिढ़कर, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, कि जो तुम ये ज्ञान भरी बातें अभी कर रही हो, ये जो शिक्षाएं तुम्हें मुझे अभी दे रही हो, कि इन शिक्षाओं को भी बंद कर दो। क्योंकि इस समय सकराज के सिर के ऊपर क्या छाया हुआ है? केवल और केवल ध्रुव स्वामिनी को पाने का जो भूत है वो सवार हो चुका है। मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता हूँ। यदि मैं किसी से बड़ा नहीं बन सकता, यानी कि मैं रामगुप्त से बड़े साम्राज्य का सम्राट नहीं बन सकता, तो मैं स्वयं को किसी से छोटा भी नहीं स्वीकार कर सकता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। फिर कहता है कि तुम पाषाणी प्रतिमा का मतलब पत्थर की मूर्ति की भांति वहां क्यों खड़ी हो? तुम शीघ्रता से मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ। क्यों? क्योंकि जो कोमा है वो सकराज की प्रेमिका है। कोमा कहती है फिर, कोमा पाषाणी, हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहने लगते। फिर कोमा कहती है कि यदि तुम मुझे पाषाणी ही कहते हो, पत्थर की प्रतिमा ही कहते हो, तो जो पाषाणी होती है, यानी पाषाणी का मतलब जो नदियां होती है पहाड़ों में से निकलती हैं, उनके अंदर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। पहाड़ों के अंदर ही मधुर स्रोत का मतलब झरने, स्रोत का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? झरना होता है। कि उनके अंदर भी कितने झरने बहते हैं, उनमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। कि उनके अंदर मदिरा नहीं बहती, जो पत्थरों के अंदर झरने बहते हैं उनमें मदिरा नहीं बहती, बल्कि शीतल रस की जल धारा बहती है, जो प्यासे लोग होते हैं उनकी तृप्ति का वो साधन होते हैं। सकराज, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा चाहिए। कि तुम्हारे अंदर क्या है? अभी अमृत बह रहा है जो प्यासों की तृप्ति करता है, लेकिन मुझे इस समय क्या चाहिए है? मुझे स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा का चाहिए। कोमा, स्थिर दृष्टि से देखती हुई, स्थिर दृष्टि से सकराज की ओर देखने लगती है। मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा का एक छोटा सा मंच रख देती है, सकराज के बैठने के लिए एक मंच रखती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठ जाता है और खिलिंग का प्रवेश। तभी कौन आ जाता है? खिलिंग। मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति, एक पात्र है जो शांति दूत बनकर, जो संधि पत्थर लेकर रामगुप्त के दरबार में, यानी कि गुप्त दरबार के अंदर गया था, उसका नाम खिलिंग है। तभी कौन आ जाता है वहां पर? खिलिंग। सकराज, सकराज कहता है
कहो जी क्या समाचार है। सकराज खिलिंग से पूछता है कि बताइए क्या समाचार है। खिलिंग कहता, महाराज मैंने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है, कि मैं उनके पास गया था, मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया है कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है, कि हमने जो आपको बंदी बना लिया है, यानी कि जो रोक लिया है, आपके मार्ग में जो बाधा डाल दिया, वो पूरी मजबूती के साथ लगा दी है। उन्हें दो में से एक ही काम करना होगा, दो में से एक ही कार्य करना होगा। क्या? या तो आपको युद्ध करना होगा, या तो आपको संधि स्वीकार करनी होगी। या तो आपको अपने प्राण दें, अन्यथा मेरे संधि के नियमों के अनुसार नियमों को स्वीकार करें। या तो आपको प्राण देने होंगे, क्योंकि रास्ता रोक लिया, आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, या जो संधि लेकर आए उसे स्वीकार करें। सकराज उत्सुकता से, उत्सुक भाव से, बिल्कुल बेचैनी के साथ, तो वे समझ गए कि तुमने उन्हें समझाया, क्या वो समझ गए? खिलिंग, दूसरा उपाय ही क्या था महाराज? वह छोकड़ा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने वाला था। दिग्विजय का मतलब सभी दिशाओं के ऊपर विजय पाने वाला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं था। दिग्विजय सभी दिशाओं पर विजय पाने के लिए निकला था, लेकिन इन भयानक घाटियों के अंदर बीहड़ खाली वीरान घाटियों का परिचय नहीं था। किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य है, कि जब से उसे मेरी बातें मैंने उसको समझाई हैं, तो वो सारे नियमों को मानने के लिए मजबूर हो गया। बाध्य का मतलब मजबूर हो गया। सकराज प्रसन्नता से उठकर दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम सच कहते हो? और वो खुशी के साथ, खुश अत्यधिक प्रसन्न हो गया सकराज, और अत्यधिक प्रसन्नता के साथ खिलिंग के हाथों को पकड़ लेता है। मुझे आशा नहीं है, क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया है? दूसरा प्रस्ताव आप समझते ही हैं, यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी है और अन्य सामंत कुमारों की जो स्त्रियां हैं, वो यहाँ पर लाई जाएंगी। कि मुझे मैं मतलब मान ही नहीं सकता हूँ, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या उन्होंने मेरे दूसरे सुझाव को स्वीकार कर लिया है? दूसरे प्रस्ताव, सुझाव नहीं कहेंगे, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रस्ताव शब्द यहाँ पर उचित रहेगा। आगे कहता है, स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है, और तभी वहां पर पीछे से चुपके चुपके कौन आ जाती है? कोमा आ जाती है और पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी वो लेने के लिए गई थी ना मदिरा, तो अभी वो सोने के कलश के अंदर लेकर पहुंच चुके। खिंगल, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार कर लिया है, कि आपने जो जो उपहार मांगे थे वो सभी देने के लिए स्वीकार कर लिए हैं। ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती होगी, और शीघ्र ही ध्रुव स्वामिनी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। कोमा चौंक उठती है, कोमा को बड़ा आश्चर्य होता है, और शकराज प्रसन्नता से खिलिंग के दोनों हाथों को झचकोरने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो खुशी है उसको जाहिर कर रहा है, उसका इजहार कर रहा है, उसे यह खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, इसलिए वह दोनों हाथों से पकड़कर खिलिंग को झचकोरने लगता है। सकराज, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया है, क्योंकि जो सुकराज है उसके मन की जो दिली इच्छा थी ध्रुव स्वामिनी को पाने की, वो इच्छा उसकी पूरी होने जा रही है, कि तुमने कितना सुंदर समाचार मुझे सुनाया है। आज देव पुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी, कि आज जो देव पुत्र हैं, जो हमारे स्वर्गीय यानी कि जो पूर्वज हैं, वो अति प्रसन्न होंगे। उनकी पराज्यों पर, उनकी पराज्यों का यह प्रतिशोध है, कि जो अभी तक शकों की जो हार हुई थी, उन सभी हारों का मैंने प्रतिशोध ले लिया है, मैंने बदला ले लिया है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, जो शक जाति के लोग थे, वो थोड़े से हीन, नीची जाति समझी जाती थी, कि हम लोग गुप्तों की दृष्टि से, गुप्त जो साम्राज्य है वो श्रेष्ठ लोगों का, श्रेष्ठ जातियों की मतलब जातियों का कुल समझा जाता था। यानी कि जो शक है, अभी तक वो गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर, अत्याचारी, असभ्य, मतलब जिसके अंदर कम नॉलेज हो, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा ही बर्बरता के भी अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी हैं, और वो कहता है कि मैंने अपने बहादुर जो सामंत हैं उनके लिए भी उनकी स्त्रियों को मांग लिया है। खिंगल, वे भी साथ ही आएंगी, और वो कहता है कि वो भी उनके साथ ही आ जाएंगी। कौन संदेश दे रहा है? ये सारा खिंगल संदेश दे रहा है, किसको? महाराज को। सकराज, तो फिर सोने की झांझबाती नाच का प्रबंध करो, कि सोने की झांझबाती वाली नाचने गाने का प्रबंध किया जाए, इस विजय का उत्सव मनाया जाए, और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ। वो कहता है कि इतने बड़े, इतने शुभ संदेश पर तो नाचने का प्रबंध किया जाना चाहिए, विजय का उत्सव मनाया जाना चाहिए, और सामंतों को भी शीघ्रता से इस खुशी के अंदर शरीक होने के लिए बुलाया जाना चाहिए। तभी खिंगल का प्रस्थान। सकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न
उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है। और सकराज अपनी खुशी को सहन नहीं कर पा रहा, और उद्विग्न का मतलब बेचैन, बेचैन सा होकर इधर उधर टहलने लगता है। और कोमा अपने कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश, 4 सामंत आ जाते हैं। दूसरी ओर से नर्तकियां जो नाचने वाली हैं, वो नाचने वालियों का जो वाली होती हैं, उनका जो दल है वो आता है। सकराज उनकी ओर देखता रहता है। वह सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं और नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं, और सभी जो नर्तकियां हैं वो नाचने और गाने लगती हैं। और जो सामंत है वो उसके पैरों के पास सीढ़ियों में बैठ जाते हैं। गाना चलता है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली। अस्ताचल की अस्त होते हुए अंचल के अंदर जो युवती है संध्या के समय खुली अलक घुंघराली है। लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरी थी पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रतनमयी प्याली, कि पहाड़ियों ने अपनी झीलों के अंदर, रतनमयी का मतलब सुंदर सुंदर जो पानी है वो रत्नों की भांति चमक रहा था। झुक चली चूमने वलरियां, वलरियां होती है लताओं से लिपटी हुई तरु की डाली, कि जो वृक्षों की ढाली है वो लताओं से लिपटी हुई है और उसको छूने के लिए झुक गई हैं। यह लगा पिघलने मनीनियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा, वे हंसती हुई दुलार, यानी कि पूरा एक गीत है। फिर नर्तकियां जाने लगती हैं। इस प्रकार से पूरा गीत गाती हैं। सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली। इस प्रकार से वो गीत में एक नृत्य पेश करती हैं, और जो नर्तकियां हैं वो जाने लगती हैं। तभी एक सामंत कहता है, जाने लगती है। सॉरी बच्चे, थोड़ी सी ये आगे चलिए, इसके आगे का हम कल करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को जो नाटक है इस समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।